साथियों नमस्कार। मैं गिरिराज सिंह सिसोदिया आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ। साथियों पिछले वीडियो में हमने आपको आफ्टर सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में, पीपीसी। तो साथियों ये जिस प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा हार्ट काम करता है, ठीक उसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उस कंपनी के अंदर हार्ट की तरह काम करता है। लेकिन जो हमारा पीपीसी है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है, वो जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नर्वस सिस्टम काम करता है पूरा, वो उसकी तरह से काम करता है। यानी इस पीपीसी के बिना कोई भी कंपनी अच्छे से सक्सेसफुली काम नहीं कर सकती। अब किसी भी कंपनी को अगर आपने अच्छी तरह से चलाना है तो उसके लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए है कि साथियों इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल खरीद के आता है और उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस के द्वारा फिनिश प्रोडक्ट तक ले जाते हैं। और ये संभव तभी है जब हम उसके लिए मतलब पूरी चीज़ को प्लान करके रखें। तो सबसे ज़रूरी है कि इसका मटेरियल्स प्लान, सबसे पहले मटेरियल प्लान करें कि हमें जो है किस रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बनानी है। वो रॉ मटेरियल का हमें 3 चीज़ों से फैक्टर से ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें उसका राइट प्राइस होना चाहिए, राइट क्वालिटी और राइट डिलीवरी। इन तीनों फैक्टर के ऊपर जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो मटेरियल है जो हम परचेज कर रहे हैं वो ठीक आएगा और उससे हमारा प्रोडक्ट भी ठीक बनेगा। और मेन चीज़ इसमें ये भी है कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्लानिंग, मशीन लोडिंग एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल। यानी हमें इन सब चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। इसके लिए क्या है कि जब हम किसी भी कंपनी के अंदर हमें पूरा प्रोसेस का स्टडी करके हमें एक ऐसा प्रोसेस सीक्वेंस वाइज बनाना चाहिए कि जो आइटम एक मशीन पे एक बार लोड हो गया, उसके ऑपरेशन होके आगे चला गया तो दोबारा बैक नहीं आए। इससे क्या होता है कि टाइम की बहुत वेस्टेज होती है और वही काम दोबारा करना पड़ता है। तो जब भी हम किसी भी लाइन को सेट करें वो ऐसे प्रॉपर तरीके से सेट होनी चाहिए कि एक बार में ही ऑपरेशन वाइज हमारा जो प्रोडक्ट है कंप्लीट होता चला जाए, तभी वो प्रोडक्ट मतलब उसका जो उत्पादन है ज़्यादा होगा। अब इसमें परचेजिंग का भी बहुत अहम रोल है। परचेजिंग के लिए ये नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ देखी बस उसका ऑर्डर कर दिया। हमें सबसे पहले सेल्स का फोरकास्टिंग लेना चाहिए कि हमारा जो सेल्स है उसकी हमारे मार्केट में डिमांड क्या है और उस डिमांड के बेस पे हमें अपना प्लान बनाना चाहिए। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं की है, किसी मान लो आइटम की 300 पीस की डिमांड है और हमारे पास बनाने वाली 2 मशीन हैं और हमने कोई अच्छे से उसका प्लान नहीं किया हुआ है, पीपीसी बिल्कुल हमने चालू नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा कि अब 2 मशीन है, एक मशीन 150 पीस बना रही है। अब किसी कारण से वो मशीन एक दिन रुक गई तो आप उस पार्टी को सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास 2 मशीन है और रोज के 300 पीस बनने। अब आप उनको सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एक मशीन का प्रोडक्शन रुक गया। ये सब इसीलिए होता है कि जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरह प्लान नहीं करते हैं। प्लान करने का मेन मकसद यही होता है, हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि उसमें वो जो चीज़ है वो इस तरह से हम लोडिंग का टाइम, जैसे लोडिंग का टाइम बिल्कुल कम कर देंगे ताकि हमारा मशीन की स्टार्टिंग में जब जॉब चेंज होगा, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लगेगा तो हमारा टाइम कम से कम वेस्ट होगा और हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। ये हम पूरा स्टडी करके जो शेड्यूलिंग होता है और मशीन लोडिंग होता है, इसमें पूरा का पूरा ये आ जाता है कि किस तरह से जॉब लोड होगा और कब तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम आगे प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट बिना किसी इंटरप्शन के आगे चला जाएगा।
परचेजिंग में भी पूरा हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी इन्वेंट्री परचेज की बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास रॉ मटेरियल इतना पड़ा हुआ है कि हमारे पास अगले 3 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन हमारा इतना ज़रूरत नहीं है। तो जितनी हम इन्वेंट्री रखते हैं वो इन्वेंट्री भी हमारा इसमें पैसा लगा हुआ है, दैट इज ऑल्सो मनी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको जो हम बना रहे हैं जो प्रोडक्ट, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है। प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा ले जाना है तो हमें जो जस्ट इन टाइम का है परचेज में उस पर काम करना चाहिए। और जिस आइटम में जस्ट इन टाइम मान लो नहीं चल सकता है, थोड़ा इन्वेंट्री रखनी है, तो हमें वो रखना चाहिए। इसके लिए वैसे और मेथड भी है थोड़ा सा, ABC, यानी A क्लास आइटम, B क्लास आइटम, C क्लास आइटम। A क्लास आइटम जो है हमें कम क्वांटिटी में रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। B क्लास आइटम का हम थोड़ा और स्टॉक रख सकते हैं, 15 डेज रादर 1 मंथ का। और जो C क्लास आइटम है उसका हम 3 मंथ तक का स्टॉक रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत लो वैल्यू वाले आइटम होते हैं। तो इतना डिटेल में अभी और इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए कि हमें परचेजिंग के टाइम पे A क्लास, B क्लास, C क्लास आइटम्स का परचेज करने के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। और हमें रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बड़े ध्यान के साथ कंट्रोल करनी चाहिए क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी इफेक्ट करती है। इसके बाद है कि इसमें जो हमारा फिनिश गुड्स रखा हुआ है, फिनिश गुड्स भी हमारी इन्वेंट्री होती है। मान लो हमारी मार्केट में जिन आइटम्स की डिमांड कम है वो आइटम हम उतने नहीं बनाएं, सिर्फ उतने ही बनाएं जितने मिनिमम हमारे को रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर हम उन्हीं का उत्पादन करते जाएंगे तो हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़ जाएगा और फिनिश गुड्स भी हमारी इन्वेंट्री है जो कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करेगी। अब हमें जो हमारा जो उत्पादन चल रहा है, जो हमने प्लान किया है, सब कुछ किया है, इसमें हमें क्वालिटी का जो है, इस क्वालिटी या इंस्पेक्शन जो हम करते हैं उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है और शॉप में बहुत डिफरेंट मशीन्स पे चल रहा है, यदि हमने उसका इंस्पेक्शन मशीन वाइज नहीं किया, प्रोसेस वाइज नहीं किया, तो जो हमारी क्वालिटी है वो कहीं पर भी किसी भी ऑपरेशन पे चीज़ खराब हो सकती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम स्टेज वाइज प्रोडक्शन करें। अगर स्टेज वाइज नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान उसमें यह है कि मान लीजिए हमने जब प्रोडक्ट तैयार हो गया उसके बाद फाइनल पे जाके चेक किया। अब जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा था तो बनने के टाइम पे क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम एक ऑपरेशन मान लो किसी कारण से थोड़ा गलत हो गया। अब हमने बीच में चेक नहीं किया क्योंकि हमारा स्टेज वाइज प्रोसेस नहीं है, हमने फाइनल में जाके किया तो पता लगा कि इस वाले ऑपरेशन में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा मटेरियल कई बार रिजेक्ट हो जाता है जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए हमें स्टेज वाइज, प्रोसेस वाइज इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें जो है चेक करते रहना चाहिए, इससे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट ये है कि हमें अपनी जो प्लांट की कैपेसिटी का भी पता होना चाहिए कि मैंने मान लो मार्केट से सेल ऑर्डर्स तो लिए जा रहा हूँ, मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम मुझे ऑर्डर ला के दे रही है, लेकिन मैं कितना कर सकता हूँ, मुझे अपनी कंपनी की कैपेसिटी का मालूम नहीं है कि मैं मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकता हूँ। तो मैं अगर सेल ऑर्डर को टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, जिस कस्टमर को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इस डेट में डिस्पैच कर दूंगा, अगर मैं उस डेट में डिस्पैच नहीं करूंगा तो वो कस्टमर मेरे से नाराज़ हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्लांट की कैपेसिटी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें प्रोडक्शन का जब प्लान करते हैं तो एक मंथली प्लान बनाना चाहिए, मंथली के साथ साथ फिर हमें वीकली प्लान बनाना चाहिए और वीकली के साथ फिर हमारा डेली प्लान होना चाहिए। अब हमारा डेली प्लान से ये फ़ायदा रहता है कि मान लो हमारे पास हमारे पास डेली का हमारे पास प्लान है कि हमें ये चीज़ बनानी है, तो हमारी जो टीम है पूरी अलर्ट रहती है और हमें जो रॉ मटेरियल है उसका किसी भी टाइम ये नहीं होता कि हमारा ये आइटम ख़त्म है अब कैसे चलेगा, क्योंकि सबके पास पूरे मंथ का एक प्लान होता है
और मंथ के साथ वीक का प्लान होता है। तो इस समय हमारे जो प्रोडक्शन में हड़ल आने होते हैं, जो प्रॉब्लम आनी होती है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं आती है। और हमारा इस तरह से प्लान करने पे हमारा प्रोडक्शन सही से चलता रहता है। हमें अपना जो है इंस्पेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो भी बनता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। और बीच बीच में हमें क्या है कि अपना एक्सपेंडिंग क्या करना है। मान लीजिए हमारे पास मशीन्स हैं, वो काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं। अब पुरानी लगी मशीनों की वजह से उनमें हमारी वेस्टेज थोड़ी ज़्यादा जा रही है। तो हमें बीच बीच में थोड़ी नई मशीनों को भी ऐड करते रहना चाहिए, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो हमारी वेस्टेज कम होगी। और वेस्टेज कम होने के साथ साथ हमारे लिए वो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है हमें अपने प्रोडक्ट की बीच बीच में इवैल्यूएशन भी करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लो हम कोई चीज़ बना रहे हैं, अब हमने उसको अपनी पूरी चीज़ को एवेल्यूएट नहीं किया कि भाई मुझे ये चीज़ एक्चुअल पड़ कितने की रही है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो जब तक हम पूरे की इवैल्यूएशन नहीं करेंगे कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का क्या है, मेरे ओवरहेड्स क्या हैं, मेरे हर चीज़ मिला के, सारे खर्चे मिला के क्या मेरा पर कॉस्ट पर पीस इसका आ रहा है। अगर मैं इस तरह की इवैल्यूएशन 6 मंथली करता रहूँगा तो मुझे किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कभी भी मार्जिन कम नहीं होगा और मेरे लिए बेटर परफॉर्मेंस भी बेटर आएगी। हमें जो है कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कॉस्ट कंट्रोल का एरिया यही नहीं होता कि खाली हम परचेज में ही कॉस्ट कंट्रोल करें। परचेज तो हमारा बहुत अच्छा फील्ड है कि हम कोई चीज़ मार्केट से लेते हैं तो उसमें हम अपनी जो कॉस्ट है वो काफ़ी सेव कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी सर्च करके मार्केट से ले सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होगा हमारा वेस्टेज भी उतना कम जाएगा, हमारा पीस भी रिजेक्ट कम होंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिट की बात होती है। लेकिन हम कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मशीन का टाइमली मेंटेनेंस करना, ताकि मशीन कभी बीच में ब्रेक डाउन हो जाए, वो भी एक कॉस्ट में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। और पूरी फैक्ट्री के अंदर यानी हमें मेन पावर का बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। मान लो मेरे पास 30 मशीनें, मेरे पास ऑपरेटर 20 हैं, तो मेरी तो 10 मशीन खाली आ रही हैं। इसका मतलब प्लांट जो है कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं रहा। और ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेन पावर की जो प्लानिंग है, मेन पावर का जो एरिया है, वो मैंने पूरा स्टडी करके उसको ठीक से नहीं मॉनिटर किया। तो मेरी जितनी मशीनें मान लो प्लांट के अंदर, वो सारी मशीन चलनी चाहिए। और बीच में मशीन ब्रेक डाउन होने या रिपेयरिंग होना, वो अपना एक पूरा प्लान बना के उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना काम चलाना है। तो इस हिसाब से जो है हमारी मशीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारा प्लांट जो है अच्छे से चलता रहता है। अभी जो फिनिश गुड्स के बारे में मैंने बताया था कि एक कस्टमर, एक आइटम ऐसा है कि जिसकी इतनी डिमांड है कि आपके स्टॉक में बिल्कुल नहीं है और उसका बोटल नेक आपके पास मान लो एक मशीन है, तो हमें ऐसी मशीन प्रायोरिटी पे खरीदनी चाहिए। और उस मशीन को खरीदने के बाद उसके लिए एक अच्छा ऑपरेटर रखना चाहिए, ताकि वो मशीन हमारा उत्पादन अच्छे से अच्छा दे सके और हम जिस आइटम की डिमांड है मार्केट में, वो आइटम में कस्टमर को सप्लाई कर सकूं। तो साथियों, हमारे पास जो है यानी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में जैसे मैंने बताया कि हमें जो है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइमली डिलीवरी, और ये सारी की सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम अच्छे से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट को स्मूथन करें। तो मैंने आपको आज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के बारे में
कुछ समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास तक पहुंच सके। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अपने विचार जो है ज़रूर शेयर करें, ताकि अगले वीडियो में हम आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा ध्यान रखें। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।